अस्सलाम वालेकुम गाइस। क्या हाल है आपके? आप आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज जो हमारा जेंडर स्टडीज़ का टॉपिक है दैट इज़ सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज़म। सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज़म जो है ये इसका ड्यूरेशन 1960 से 70s तक रहा और टू सम एक्सटेंट 80s तक भी ये गया। बट जो मेजर टाइम जिसके अंदर ये मूवमेंट चली दैट इज़ 60s टू 70s। ये एक डिकेड जो था, ये दो डिकेड्स। तो सबसे पहले हम सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज़म का बैकग्राउंड देख लेते हैं कि बैकग्राउंड में क्या था। बैकग्राउंड में फ़र्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म को हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे, उससे हमें समझ आएगी कि सेकंड वेव क्यों चली। तो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि वो जो थी वो सिर्फ पॉलिटिकल राइट तक कन्फाइंड होकर रह गई। उसको हम सफरेज मूवमेंट भी कहते हैं और ये 1850 से 1920 तक चली। एक बहुत लॉन्ग पीरियड तक ये मूवमेंट चली। बट इस इतनी लंबी मूवमेंट के रिज़ल्ट में जो अचीवमेंट हुई वो सिर्फ पॉलिटिकल राइट, और वो भी कंडीशनल। जो हमने डिस्कस किया था कि 19th अमेंडमेंट के तहत अमेरिका के अंदर वेमेन को वोटिंग राइट मिला, बट कंडीशनल। और वो कंडीशनल क्या था कि एक वाइट वेमेन जो होंगी उनको वोटिंग राइट, फिर मिडल एज होगी, फिर मैरिड होगी, तो एक कंडीशनल किस्म का वोटिंग राइट मिला। बट जो सोशल राइट थे, बाकी जो राइट जो हम आगे जाके सेकंड वेव की डिमांड्स के अंदर देखेंगे, तो वो राइट्स नहीं दिए गए इनको। हालांकि उन्होंने वोटिंग राइट के साथ साथ बाकी डिमांड्स भी की थी सोशल इक्वालिटी की, बट वो नहीं दी गई और सिर्फ एक वोटिंग राइट दे दिया गया उनको, जो कि बाद में फिर वेस्टर्न यूरोप और बाकी ममालिक में भी उसके ऊपर प्रोटेस्ट हुए और उनको राइट्स दिए गए, और वो पॉलिटिकल राइट्स। दूसरा ये कि ये मूवमेंट जो थी ये सोशल इक्वालिटी के लिए चलाई गई कि वेमेन जो हैं वो अपने सोशल राइट्स की डिमांड करती हैं। सेकंड वेव, उन्होंने सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज़म के अंदर जो सोशल इक्वालिटी है, जो सोशल राइट्स उनके बनते हैं, जैसे कि मेल जो है वो सोशल, इकोनॉमिक, इस तरीके की जो इक्वालिटी हैं, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, सोशल इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, और ये जो चीज़ें हैं इनकी उन्होंने डिमांड की सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज़म के अंदर, जो कि फ़र्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म या इससे पहले उनको ये राइट्स नहीं दिए गए। जो मेजर रोल रहा सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज़म के अंदर, वो दो फेमिनिस्ट थे जिन्होंने इसके ऊपर बात की और जिनकी बुक्स लिखने के बाद ये सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज़म जो थी ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। एक है बेटी फ्राइडन, जिसने बुक लिखी फेमिनिन मिस्टीक। फेमिनिन मिस्टीक के अंदर उसने ये वेमेन की सेक्सिज्म की बात की। उसने कहा कि वेमेन जो है ये आप इसको यूज़ कर रहे हैं सिर्फ अपनी प्लेयर और इन चीज़ों के लिए, और सिर्फ उसके सेक्स के तौर पर उसको, उसके सेक्स की वजह से डिफरेंट रोल्स उसको दे दिए गए हैं और बाकी सिस्टम के अंदर उसको इंटीग्रेट नहीं किया जा रहा। तो इसके अंदर उसने बात की और 30 लाख लोगों ने तकरीबन वो बुक ख़रीदी और फिर आगे पढ़ी, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये बुक सेल होने की वजह से इसको एक इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर समझा जाता है सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज़म में। दूसरी है साइमन डी बीवियर। इसने एक बुक लिखी और उस बुक का नाम है द सेकंड सेक्स। द सेकंड सेक्स उसने विमेन को कहा, विमेन को उसने कहा कि सेकंड सेक्स जो है आप इसको कंसीडर करें, इसको एक्नॉलेज किया जाए सोसाइटी के अंदर, सिस्टम के अंदर। और फिर दी अदर्स का भी कॉन्सेप्ट आया कि वेमेन जो हैं वो इनको दी अदर अदर कंसीडर किया जाता है, एक ऐसी चीज़ जो सोसाइटी के अंदर कॉमन ना हो, तो उसको पीकुलर, अजीब समझा जाता है कि ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि इन दोनों को ना इन्होंने जो बुक्स लिखी ये बहुत ज़्यादा सोसाइटी के अंदर लोगों ने से वो परचेज़ की और इनको पढ़ा, तो इनको ज़्यादा स्टेक होल्डर्स, इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर समझा जाता है सेकंड वेव का। डिमांड्स हम देख लेते हैं, डिमांड्स ऑफ सेकंड वेव क्या थी। डिमांड्स में तमाम जो डिमांड्स हैं ये सोशल डिमांड्स हैं कि सोशल इक्वालिटी की बात की जाती है, और उसके अंदर जो पहली है वो क्या है, सेक्सुअल फ्रीडम की बात की गई कि चॉइस ऑफ मैरिज और री मैरिज। हमारी सोसाइटीज़, पेट्रार्कल सोसाइटीज़ के अंदर क्या होता है, और उस वक्त जो वेस्टर्न यूरोप और वो थी सोसाइटीज़ थी यूएस की, वो भी पेट्रार्कल थी, तो उनके अंदर भी
राइट टू मैरिज और री मैरिज नहीं दिया जाता था, जैसे कि आज हमारी सोसाइटीज़ के अंदर है, पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ ने जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ होती हैं उनके अंदर। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि हमें सेक्सुअल लिबर्टी नहीं है, हमें ये दी जाए। फिर इक्वल वेजेस, जैसे कि मैन को ज़्यादा वेजेस दी जाती थी, अपॉर्चुनिटीज़ उनकी जॉब्स के लिए और बाकी जगहों पर इंडस्ट्रियल सेक्टर और जहाँ जहाँ पर भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ थी मेल के लिए ज़्यादा थी, तो इन्होंने डिमांड की कि हमें भी वो अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ और फिर इसके साथ साथ इक्वल वेजेस दी जाएँ। वेमेन को इन्फीरियर ना कंसिडर किया जाए, वेमेन भी वो काम कर सकती है जो कि मेल कर सकता है। फिर इसी तरीके से अबॉर्शन राइट, उन्होंने कहा कि फ़ीमेल जो है ये उसकी बॉडी जो है वो उसकी है, तो इस वजह से अगर वो एक बच्चे को पैदा करना चाहती है, इफ़ ही वांट्स टू गिव बर्थ टू अ बेबी, तो ये उसका राइट है। और अगर वो नहीं देना चाहती तो वो उसका राइट है, तो ये उसकी मर्ज़ी है, तो ये अबॉर्शन राइट भी उसको दिया जाए। फिर डोमेस्टिक वायलेंस वेमेन के अगेंस्ट होता है और उसकी डिफरेंट वजूहत हैं, जिस तरीके से वो मेल को डोमिनेंट करा दिया जाता है सोसाइटी के अंदर और वेमेन जो है वो डिपेंडेंट हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि ये डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट भी लॉ मेकिंग की जाए और ये इसको बेसिकली रोका जाए एक्चुअली। फिर इसी तरीके से इक्वल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट, जैसे हमने बात की, पॉलिटिकल राइट जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म के तहत मिला वो सिर्फ वोटिंग राइट मिला, बाकी जो रिप्रेजेंटेशन और इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी पॉलिटिक्स के अंदर ये चीज़ें अभी तक नहीं थी, तो उन्होंने कहा वो भी हमें दी जाएँ। फिर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जो है वहाँ पर भी इक्वालिटी है, जैसे मैंने बात की कि वेजेस हो गई, जॉब्स हो गई, अभी भी हमारी सोसाइटीज़ के अंदर वीमेन जो है उनको कोटास दिए जाते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती। फिर राइट टू ओन प्रॉपर्टी सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म के तहत जो है एक डिमांड जो इम्पोर्टेंट थी वो राइट टू ओन प्रॉपर्टी भी थी, जैसे कि इनहेरिटेंस लॉज अभी बनाए गए हैं उधर भी, उन सोसाइटीज़ के अंदर भी, हमारे भी हैं। तो ये क्या हैं कि उन्होंने डिमांड की, पहले नहीं दिए जाते थे, प्रॉपर्टी ओन करने का ही राइट नहीं था, तो इनहेरिटेंस राइट कहाँ से मिलता। इसी तरीके से रिप्रोडक्शन का जो राइट है कि वीमेन जो है वो अगर बच्चे पैदा करना चाहती है, इफ़ शी वांट्स टू गिव बर्थ टू बेबी और चिल्ड्रन, तो वो उसका राइट है। अगर वो इस बात के लिए रेडी है तो वो दे, अगर वो नहीं करना चाहती, शादी नहीं करना चाहती या वो बच्चे नहीं पैदा करना चाहती, तो ये उसका राइट है, वो उसकी मर्ज़ी है। तो उन्होंने कहा कि ये हमारी मर्ज़ी है, ये हम पर छोड़ देना चाहिए, ये हमारा राइट है। इसी तरीके से प्रोडक्शन राइट है, अगर एक वुमेन जो है वो जॉब करना चाहती है, वो कहीं अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करके कुछ प्रोड्यूस करना चाहती है, कुछ अर्न करना चाहती है, तो वो उसका राइट है। तो हमारी सोसाइटीज़ के अंदर आज भी जैसे होता है कि वुमेन जो है अगर वो जॉब करना चाहती है तो फैमिली से उसको इजाज़त लेना पड़ती है, अदरवाइज़ उसको ये उसका राइट कंसीडर नहीं किया जाता। तो उस वक्त उन सोसाइटीज़ के अंदर भी यही इश्यूज़ थे। फिर सोशल फ्रीडम की उन्होंने बात की, ये तमाम चीज़ें सोशल फ्रीडम के अंदर आ जाती हैं। और इसके अलावा जैसे एक मर्द जो है वो घर से बाहर जाता है तो उसको कोई नहीं पूछता, वेमेन जो है वो उसको घर से बाहर जाना पड़ता है, तो वो पहले फैमिली से जो फैमिली का डोमिनेंट पर्सन होता है उससे पूछा जाता है, फिर वो घर से बाहर जा सकती है, वरना शी इज़ कंसीडर्ड और शी सपोज टू रिमेन इन द होम और बिहाइंड द फोर वॉल्स। तो उन सोसाइटीज़ के अंदर उस वक्त भी यही इश्यूज़ थे कि घर से बाहर वुमेन को अलाउ नहीं था कि वो घर से बाहर जाए। फिर प्रोटेक्शन एट वर्क प्लेस, काम करने की जो जगह हैं, जैसे कि वहाँ पर इनकी हरेसमेंट होती थी, उनको सेक्स की वजह से उनको जॉब्स मिलती थी और फिर उनको अब्यूज़ किया जाता था। तो हमारी सोसाइटीज़ के अंदर भी ऐसा होता है, अभी भी होता है। और फिर जैसे कि इन्हीं चीज़ों को इरेडिकेट करने के लिए और इनको कम करने के लिए 2010 में और 2006 में और इसी तरीके से डिफरेंट टाइम्स के अंदर हरासमेंट के बारे में लॉज बने। तो उन सोसाइटीज़ के अंदर भी यही इश्यूज थे जिसकी वजह से ये डिमांड की गई सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में। अब हम एक्सप्लेनेशन कैसे इसकी देखते हैं कि 1957 के अंदर बेसिकली ग्लोबल विलेज का आइडिया दिया मार्शल मैक्लोशन ने। और ये क्यों आइडिया दिया, क्योंकि उस वक्त टीवी, रेडियो और ये सारी चीज़ें जो थी, मीडिया वगैरह, टीवी और रेडियो जो डिस्कवर हुआ, तो ये जब बना तो दुनिया जो थी वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गई, इंटरनेशनल अफेयर्स और ये चीज़ें डिस्कस होना शुरू हो गई, तो लोगों को अवेयरनेस मिल गई इंटरनेशनल रिलेशंस और अपने करंट अफेयर्स और नेशनल अफेयर्स के बारे में।
तो जैसे कि अमेरिका के अंदर क्योंकि ये वेव जो थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही थी, तो इन टीवी रेडियो और मीडिया की वजह से अमेरिकन पब्लिक जो थी उसने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट अमेरिकन गवर्नमेंट और स्टेट के अगेंस्ट, जब वियतनाम वार के अंदर अमेरिका इन्वॉल्व हुआ या उसने वो स्टार्ट की। तो ये इन चीज़ों ने क्या किया, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। फिर इसी तरीके से सिविल राइट्स मूवमेंट जो थी यूएसए के अंदर वो चल रही थी, जो कि रेशियल सेग्रीगेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर एंड क्रीड वगैरह, वाइट और ब्लैक्स के दरमियान ब्लैक्स को बेसिकली राइट्स नहीं दिए जा रहे थे और वाइट जो थे वो उनको कंसीडर किया जाता था सुपीरियर। तो फिर भी इनको वो प्रैक्टिकली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करने के बावजूद ब्लैक्स को राइट्स नहीं दिए जा रहे थे। तो ये जो एक सेग्रीगेशन थी उसकी बेस के ऊपर सिविल राइट मूवमेंट यूएसए के अंदर चल रही थी। ये भी ये सारी चीज़ें सेम टाइम पे हो रही थी। फिर इसी तरीके से अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप के अंदर ब्यूटी पेजेंट्स होते थे जिनको मुकाबला हुस्न कहते हैं। तो वो मैंने क्या कहा, वो मैंने कहा कि हम इन चीज़ों को अब नहीं मानेंगे, ये हमारी ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ आर बॉडीज़ हो रही है। हमारी बॉडी को आप यूज़ करके पैसे कमाते हैं डिफरेंट, और फिर हमें एक चीज़ ऐसी कंसीडर किया जाता है कि हम एक हैं ही एक सेक्स के लिए, एक प्लेयर के लिए हम एक चीज़ हैं। तो हम आप इस कंसेप्ट को रिजेक्ट करते हैं, और उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट करते हुए उन ब्यूटी पेजेंट्स और ये सारी चीज़ें जो थीं वहाँ पर इनको रिजेक्ट कर दिया और इनके अंदर इन्वॉल्वमेंट ख़त्म कर दी। फिर इसी तरीके से लेस्बियन, एलजीबीटी, लेस्बियन, गेज, बाईसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर जो हैं इन्होंने भी अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट करना शुरू कर दी और बात की। और इन्होंने कहा कि हमारे जो इश्यूज़ हैं, अगर दो मेल एक दूसरे में इन्वॉल्व हैं या फीमेल दो आपस में इन्वॉल्व हैं, तो उनके जो हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं और बाकी जिनको सोसाइटी के अंदर कंसीडर मतलब अच्छा कंसीडर नहीं किया जाता बल्कि रिजेक्ट किया जाता है होमोसेक्सुअलिटी को, तो उन्होंने कहा कि हमारे जो इश्यूज़ हैं इनको कौन रिजॉल्व करेगा। तो ये तमाम चीज़ें जो थी ये सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज़म के अंदर आई। और फिर ये जो मैंने कहा मार्शल मैक्लुहान ने ग्लोबल विलेज का जो आइडिया दिया, तो इससे क्या हुआ कि पूरा का पूरा वेस्टर्न यूरोप और बाकी पूरी दुनिया एक जुड़ गई और ग्लोबल विलेज बन गई, और पूरी दुनिया में एक सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज़म जो थी वो स्प्रेड हो गई, फैली, जिसके तहत क्या हुआ कि पूरी दुनिया के अंदर फिर सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज़म के तहत इनको राइट्स दिए गए, जिनके तहत हम देखते हैं अबॉर्शन राइट अमेरिका में, और प्रॉपर्टी राइट, और एजुकेशन राइट, और जितने भी राइट्स की हमने बात की, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल राइट, सेक्सुअल फ्रीडम, ये तमाम इनको सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज़म के तहत मिले। तो बेसिकली इन्होंने सोशल इक्वालिटी अचीव की सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज़म के तहत। तो एक फ्लोरेंस कैनेडी का एक कोट है कि देयर आर वेरी फ्यू जॉब्स विच एक्चुअली रिक्वायर पीनस और वेजाइना, ऑल द अदर जॉब शुड बी ओपन टू एवरीवन। बाकी तमाम जॉब जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए। तो ये भी आप जब क्वेश्चन आ जाए तो उसके अंदर कोट करें तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो हमने देख लिया बेसिकली कि सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज़म जो थी ये सोशल इक्वालिटी की थी, जिसके अंदर तमाम सोशल डिमांड जो है वेमेन ने उनको सामने रखा और बात की और प्रोटेस्ट की, जिनको रिजल्टेंटली उन्होंने अचीव किया। फिर थैंक यू। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।